का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बाय सत्यम सर पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट के लिए पर्यावरण के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र जो अधिकतर अपने एग्जाम में आते रहते हैं। इसलिए आज से हम आप लोगों के लिए पर डे डेली पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वन लाइन इफेक्ट में आएंगे और चूज द करेक्ट में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यदि आपने ये वीडियो देख लिया है अच्छे से तो आपके 3 नंबर यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। आप कोई भी वीडियो देख लेंगे लेकिन इस वीडियो से अच्छी वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और आपका समय ना ज़्यादा गंवाते हुए आप स्टार्ट करते हैं आपके लिए वीडियो। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर देना ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकें, क्योंकि अपना एग्ज़ाम दिसंबर में है, आने वाला है और अच्छे से तैयारी करना है अपन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको पहले से बताते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होते हैं। जैव विविधता तत्व स्थल होते हैं। जैव विविधता तत्व स्थल या जैव विविधता उष्ण बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब होता है एक स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग टाइप के जीव जंतु पाए जाते हों और वह किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों के कारण से संकट में आ गया हो। जैव विविधता विशेषज्ञ डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले इस जैव विविधता स्थल को पहचाना और 1988-1990 में प्रकाशित अपने 2 लेखों में उन्होंने प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया है ये मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने प्रस्तुत किया है कि अधिकांश तटवर्ती स्थल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और जंगली क्षेत्रों में स्थित है। कहाँ पर स्थित हैं? अधिकांश तटवर्ती स्थल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और जंगली क्षेत्रों में स्थित है। हमारी पृथ्वी 12 प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। अपनी जो पृथ्वी है यहाँ पे 12 प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। अभी तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पृथ्वी पर 12 प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें विश्व की जैव विविधता की 60 से 70% जातियाँ शामिल हैं। कितनी जातियाँ शामिल हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, विश्व की जैव विविधता में कितने % जातियाँ शामिल हैं? 60 से 70%। ये अपन को याद रखना है। कितनी % शामिल हैं? 60 से 70%। ओके, 60 से 70% जातियाँ शामिल हैं। इन सेक्टर्स को मैगजीन सेंटर्स कहते हैं। किस सेक्टर को? जिसमें विश्व की जैव विविधता पाई जाती है, इस सेक्टर को मैगजीन सेंटर्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। जिसमें मैगजीन सेंटर्स कहते हैं। भारत इन देशों में से एक है। भारत में प्रमुख 4 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी हैं, 4 हॉटस्पॉट हैं जो हम आपको आगे बताएंगे कौन कौन से हैं। लेकिन नेक्स्ट आप अपन पढ़ते हैं इसके लिए मैक्स को। देखो, पूरे विश्व में अपनी पृथ्वी पर 12 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो हो गया अपना मैक्सिको, दूसरा वो कोलंबिया, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है पेरू, 5वां है इक्वाडोर, 6वां है जायर और 7वां है मेडागास्कर, 8वां है इंडोनेशिया, 9वां है मलेशिया, 10वां है भारत और 11वां है चीन और 12वां है ऑस्ट्रेलिया शामिल है। एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट मैक्सिको, सेकंड कोलंबिया, थर्ड ब्राज़ील, 4 पेरू और 5 है इक्वाडोर, 6 है जायरे, 7 है मेडागास्कर, 8वां है इंडोनेशिया, 9 है मलेशिया, 10 है भारत और 11 है चीन, 12 है ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लें, 1-2 बार रिवीजन करेंगे, 2 बार नामों को रिपीट करेंगे, हो जाएगा। किसी क्षेत्र को जैव विविधता तत्व स्थल घोषित करने के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। आपको मैं बताता हूँ जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कब घोषित किए जाते हैं। इसके लिए हमारे जो नॉर्मन साहब थे उन्होंने 2 कंडीशन रखी हैं। पहली कंडीशन उन्होंने रखी थी कि उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियाँ होना चाहिए। कितनी? उस स्थान को जब हॉटस्पॉट घोषित करेंगे वहाँ पर कम से कम 1500 जैव विविधता वाले जीव जंतु रहते हों, 1500 प्रजातियाँ वहाँ उपस्थित हों और वो संकटग्रस्त हों, मतलब जो लुप्त की अवस्था में आ गई हूँ। सेकंड है उस क्षेत्र के मूल आवास का 70%, उस क्षेत्र के मूल आवास का 70%, कितना प्रतिशत? 70% जो वहाँ का स्थान है वो कितना?
100% उजड़ चुका हो, अर्थात मानव गतिविधियों से उस क्षेत्र के अस्तित्व पर संकट गहरा गया, क्योंकि आजकल अपना नगरीकरण होने की वजह से जो वन जंगल हैं वो मिटते जा रहे हैं। इसलिए क्या जो प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त पलायन कर रही हैं। इसलिए जो उन जातियों को संकटग्रस्त या हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ पे सरकार की पाबंदियाँ हो जाती है, मानव लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ निर्माण नहीं कर सकते, रोड सड़क वहाँ कुछ नहीं हो सकता है उनके लिए। जैसे अपन वहाँ बना देते हैं क्या, अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब वहाँ पे बना देते हैं। उनका एरिया क्षेत्र क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं कि इस क्षेत्र में कोई भी मानव नहीं जा सकता है, ना कोई किसी प्रकार की इंडस्ट्री, ना कोई नगरीकरण हो सकता है। भारत के जैव विविधता तत्पर स्थल देखिए 1988 सर्वप्रथम जो 10 नंबर पर भारत को चिन्हित किया गया था विश्व में हॉटस्पॉट क्षेत्र में, 1988 में किए गए अध्ययन में पहचाने गए 18 तत्पर स्थल में से 2 भारत में खोजे गए। ये 2 क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। कौन कौन सा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। बर्मा जैव विविधता तत्पर स्थल में भारतीय भूभाग भी सम्मिलित है, कौन सा, बर्मा भी है। अब आपको बताते हैं इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल। अपने जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, बर्मा है, इन क्षेत्र में कहाँ तक इनका क्षेत्र फैला हुआ है, इन सब के लिए आपको मैं आगे बताता हूँ। चलिए देखिए ये पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंटों को बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए। सीटेट में सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। चलिए देखते हैं भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र। पूर्वी हिमालय पहला है, पूर्वी हिमालय जो हमारा कहाँ से है, नेपाल, भूटान और उत्तरी पूर्वी हिमालय हिमालयी क्षेत्रों में शामिल है। देख पा रहे हैं आप, देखिए नेपाल, भूटान एवं उत्तर पूर्वी भारतीय हिमालय क्षेत्र में शामिल है। पश्चिमी घाट भारत का पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका तक विस्तृत है। भारत का जो पश्चिमी घाट है वो कहाँ तक सीमित है, वो भारत का पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका तक विस्तृत है। थर्ड है इंडो बर्मा, पूर्वी भारत का अंडमान निकोबार, पूर्वी भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी चीन क्षेत्र, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एवं वियतनाम के क्षेत्र शामिल हैं। शूडालैंड देखिए, शूडालैंड ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, शूडालैंड जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। और आपको बता दें जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण क्या है, जैव विविधता संरक्षण देखो स्वस्थानीय, ये बिल्कुल क्वेश्चन सेम डिजिट बिल्कुल सेम आता है, आपको देखना, आप जब एग्जाम में जाएंगे आप देखें क्वेश्चन ऐसे ही मिलता है। स्वस्थानीय स्थानिक संरक्षण, जब इसको इंस्टीट्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सेम यही वर्ड आता है इंस्टीट्यूट। जब जीव एवं वनस्पति उनके वास स्थान पर ही संरक्षण प्रदान किया जाता है उसे इंस्टीट्यूट कहते हैं। इंस्टीट्यूट मतलब जो जीव वनस्पतियाँ हैं को उनके वास स्थान पर ही संरक्षण किया, जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ पर वो संकटग्रस्त हैं, उनको वहीं पर रखा जाता है, वहीं पर उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। जिसमें शामिल क्या होता है, देखो राष्ट्रीय उद्यान, उनको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देते हैं, वहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन बना देते हैं, उनके कुछ नियम बना देते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैव मंडलीय क्षेत्र है, इनको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट। वहीं पर रहकर उनको वहीं जो पशु या पक्षी वहाँ रह रहे हैं तो उनको वहीं पर ही प्रोटेक्शन दिया जाता है। और इंस्टीट्यूट या हिंदी में बोलते हैं स्वस्थानीय स्थानिक संरक्षण। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको बताते हैं अन्यत्र परिस्थानीय संरक्षण, इसको बोलते हैं एक्स इंस्टीट्यूट बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, एक्स। जब जीव या वनस्पति को उनके वास से निकालकर एवं दूसरे स्थान पहुंचाकर संरक्षण प्रदान किया जाता है उन्हें एक्स कहते हैं, या उन्हें अन्यत्र परिस्थानीय, अन्यत्र मतलब अन्य दूसरी जगह पहुंचा देना, उन्हें अन्यत्र परिस्थानीय संरक्षण भी कहते हैं। शामिल हैं वनस्पति उद्यान, इसमें क्या क्या शामिल होता है, देखो वनस्पति उद्यान, बायोटेक्निकल गार्डन, कृत्रिम उद्यान जो मतलब मानव खुद बना के उनमें निवास कर देते हैं, कृत्रिम उद्यान, कृत्रिम ग्रीन हाउस आदि का निर्माण किया जाता है। अब देखो स्वस्थानीय में क्या आता है, स्वस्थानीय में देखिए स्वस्थान इंस्टीट्यूट में क्या आता है, राष्ट्रीय उद्यान आता है, वन्यजीव अभ्यारण्य आता है और जैव मंडलीय क्षेत्र आते हैं। लेकिन एक्स इंस्टीट्यूट में क्या आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखिए, आपका पूरा कन्फ्यूजन निकल जाएगा। इंस्टीट्यूट में क्या आता है, वहीं पर रहकर वहीं को पशुओं को जहाँ वो रह रहे हैं वहीं पर उनको क्या कर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी कुछ गाइडलाइन बना देते हैं, कुछ नियम बना देते हैं। वो नियम जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अपने भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, जैव मंडलीय क्षेत्र भी हैं। ठीक है, ये क्या है, इंस्टीट्यूट है। एक्स2 क्या है, वनस्पति उद्यान, बायोटेक्निकल गार्डन, कृत्रिम उद्यान एवं कृत्रिम ग्रीन हाउस आदि का निर्माण है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपने नोट पढ़ लीजिए, देखो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आते हैं। जैव विविधता के विनाश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक आवास का नाश। जैव विविधता सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आवासों का
नाश हो रहा है। क्यों हो रहा है? नगरीकरण, बढ़ती जनसंख्या के कारण ही ये सब हो रहा है। आप माने या ना माने, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत सारे जीव जंतुओं और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हॉटस्पॉट की अवधारणा को प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन मायर्स हैं। कौन है? हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? बिल्कुल रट लीजिए क्वेश्चन, नॉर्मन मायर्स हैं। विलुप्त जीव डोडो पक्षी का संबंध किस देश से है? मॉरिशस से है। डोडो याद रखना, डोडो कहाँ से लिया, कौन सा पक्षी कहाँ से है, संबंध है मॉरिशस से है। जीव लाल पंडा का संबंध किस देश से? चीन से है। लाल पंडा चीन, डोडो मॉरिशस। भारत में चंद्र कहाँ से? भारत में चंदन कहाँ से आयत होता है? कर्नाटक और दक्षिण भारत से। कहाँ से? कर्नाटक और दक्षिण भारत से। कल्प वृक्ष की उपमा किस वृक्ष को दी गई है? कल्प वृक्ष किसे बोला गया है? नारियल को। नारियल को क्या बोला है? कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। कल्प वृक्ष की उपमा किसको दी गई है? नारियल को। किस देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत को। पूर्वोत्तर भारत को क्या कहा जाता है? जैव विविधता का द्वार। किसको? पूर्वोत्तर भारत को कहा जाता है। बिल्कुल रट लीजिए, किसको जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत को कहा जाता है। वॉस क्या है? घास का प्रकार है। वॉस क्या है? घास का एक प्रकार है। उड्डयन छिपकली ड्रेको भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। कौन सी छिपकली? ड्रेको भारत में कहाँ जाती है? पश्चिमी घाट में। थामिन नाचने वाला मृग क्या बोलता है? थामिन क्या है? एक नाचने वाला मृग है। थामिन क्या है? नाचने वाला एक थामिन, रट लीजिए। थामिन नाचने वाला मृग कहाँ पाए जाते हैं? लोकटक झील के पास, मणिपुर के केबुल लमजाऊ उद्यान में पाया जाता है। कौन? थामिन नाचने वाला। लोकटक झील के पास। कहाँ पर? लोकटक झील के पास, मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर के काबुल लमजाऊ उद्यान में है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को ना आए समझ में दोबारा से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। इससे मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको इसमें से 3 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। आप अगली वीडियो इसी टाइम पर आपको दी जाएगी और कुछ नए तथ्य के साथ। थैंक यू सो मच।